चलो भाई वेबसाइट से बात करते हैं, अभी छोड़ दो HTML क्या होती है, अब सिर्फ वेबसाइट से बात करते हैं। एग्जाम्पल देना शुरू करो, गिनवाओ कौन कौन सी वेबसाइट यूज़ किया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और स्काइप एप्लीकेशन होती है नहीं, लेकिन नहीं वो वेबसाइट नहीं है। कोई न्यूज़, कोई अच्छी चीज़ कोई देखता हो, कोई पढ़ता हो, कोई नहीं, बस सब फेसबुक ट्विटर। ओके कैरी बस ठीक है, ये सारी क्या है, ये वेबसाइट्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, अगर जो हम वेबसाइट्स की बात करें ना, तो हम वेबसाइट हम विजिट कहाँ कर रहे होते हैं, व्यू कहाँ कर रहे होते हैं, हम उन्हें ब्राउज़र पे देख रहे होते हैं। ब्राउज़र क्या होता है, जैसे क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया, सबको पता है क्रोम क्या होता है, फायरफॉक्स क्या होता है। ठीक है, ये ब्राउज़र्स होते हैं। इन पे जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कुछ भी लिखते हैं, जैसे हम fb.com ही लिखते हैं, तो ये जो पूरी पेज दिखेगा ना मुझे, ये सब क्या है, ये पूरा एक वेब पेज है या वेबसाइट है, राइट, जिसका नाम क्या है, फेसबुक है, राइट। अगर मैं यहाँ पे google.com लिख दूँ तो वो क्या है, ये भी एक क्या है, ये एक वेब पेज है, राइट। अच्छा, अब ये जो वेब पेज है ये बना किस चीज़ से, ये एक लैंग्वेज होती है जिसको हम कहते हैं HTML, उससे बना है, सही है। तो हमारा जो कोर्स है ना स्टार्ट हो रहा है वो वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स है। वेब डिज़ाइनिंग कोर्स में 3 चीज़ें होती हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अभी हम लोग सिर्फ अभी हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं। ठीक है, HTML किस चीज़ को बनाने के लिए यूज़ होती है, जो हमारे वेब पेजेस होते हैं जो अभी हमने व्यू किए थे google.com, fb.com, उनको बनाने के लिए क्या कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती है, HTML। ठीक है, अच्छा अब हम बात करते हैं HTML होती क्या। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। क्या व्हाट स्टैंड्स फॉर HTML, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब ये समझते हैं कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती क्या। हाइपरटेक्स्ट हम किसी भी, अच्छा नॉर्मली भी, मतलब सिर्फ HTML से लिंक नहीं है, हमने ये MS ऑफिस में भी पढ़ा था, अगर मैं रिमाइंड करवाऊँ तो याद भी आ जाएगा। कोई भी ऐसा टेक्स्ट, भले वो कहीं पर भी हो, जिसमें हम क्लिक करें तो वो हमें किसी भी दूसरे रिसोर्स पे ले जाए। अब MS ऑफिस में हमने क्या किया था, हम लोगों ने एक टेक्स्ट लिखते थे, क्लिक हेयर टू ओपन गूगल, उससे हम जो एक लिंक क्रिएट करते थे, उस पर क्लिक कर देते तो क्या करता था, क्रोम खोल के वो वेबसाइट खोल देता था, याद है वो चीज़। तो वो भी एक ऐसा टेक्स्ट था जिसे हम क्लिक करके किसी और रिसोर्स पे जंप कर रहे होते हैं। अगर हम वेबसाइट्स की रेफरेंस से बात करें, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, पर बहुत सारे लिंक्स लिखे हुए आ रहे होते हैं, होम, प्रोफाइल, सेटिंग्स आ रहे होते हैं, सब चीज़ें लिखी हुई। उन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमें किसी और पेज पे ले जाता है, किसी और वेब पेज पे ले जाता है, राइट। तो वो भी सब क्या है, वो सब हाइपर टेक्स्ट है, राइट। तो इंटरनेट अगर हम ओवरऑल देखें तो वो है क्या, पूरा का पूरा हम किसी चीज़ पे क्लिक कर रहे हैं, किसी और जगह मूव कर रहे हैं, गूगल खोला उसमें बहुत सारे रिजल्ट्स आए, किसी पे मैंने क्लिक किया दूसरा वेबसाइट खुल गई, उस वेबसाइट के अंदर मैंने कहीं और क्लिक किया, कहीं और चले गए। ऐसा ही होता है ना, हम नेविगेट कर रहे होते हैं इंटरनेट पे ओवरऑल। तो इसको हम कहते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड हाइपरटेक्स्ट लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट किसी भी ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं अगेन जिसमें क्लिक करके हम क्या करें, किसी और रिसोर्स पे जंप कर जाए। क्लियर है क्या होता है हाइपरटेक्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अच्छा, जो सेकंड इसका है ना, H स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट, HT स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट, M स्टैंड्स फॉर मार्कअप और L फॉर लैंग्वेज। ठीक है, मार्कअप अब क्या होता है हम ये समझते हैं। अब जो मैं एग्जाम्पल दे रही थी ना, अगर ये सब मैं हटा दूँ, मैं सिर्फ लिखूँ दिस इज ए हेडिंग, ठीक है, अगर मैंने सिर्फ हेडिंग लिख दिया कि दिस इज अ हेडिंग, तो क्या ये हेडिंग बन जाती थी MS ऑफिस में। अगर हम सिंपल MS ऑफिस की बात करें, सिर्फ क्या मेरी लिख देने से वो चीज़ हेडिंग बन जाती है, क्या करना पड़ता था, एनीवन? एग्जैक्टली, हम इसको सेलेक्ट करते थे पहले, और जो स्टाइल्स का एक पूरा ग्रुप होता था होम के अंदर, उसमें से हम हेडिंग 1 चूज करते थे, फिर ये जाके हेडिंग क्रिएट होती थी, राइट। तो मुझे बताना पड़ता था कि ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये हेडिंग है। तो HTML में क्या होता है, मेरे पास आइकन्स तो है नहीं, हम कह रहे हैं एक पूरी एक फाइल है जो .html एक्सटेंशन से हम खुद सेव किया करेंगे। तो फिर HTML कोड को कैसे पता चलेगा कि ये मेरी हेडिंग है, एक इमेज नहीं है, या मेरा कोई पैराग्राफ नहीं है, राइट। तो उसके लिए भी क्या होगा, डिफरेंट चीज़ें होंगी कि अगर मुझे किसी को हेडिंग बनाना है तो उसका एक लैंग्वेज टाइप सिंटेक्स होगा, लैंग्वेज है ना ये तो पूरी की पूरी। अगर पैराग्राफ है तो उसको डिफाइन करने के लिए मेरे पास अलग एक सिंटेक्स होगा जो हमें याद करना पड़ेगा, राइट। इसमें आइकन्स नहीं होंगे, हमें सिंटेक्स याद करना है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है और दिस इज अ पैराग्राफ भी लिखा हुआ है, राइट। अब मुझे डिफ्रेंशिएट करना है हेडिंग और पैराग्राफ में, तो मेरी हेडिंग स्टार्ट कहाँ से हो रही है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है ना। तो HTML में हम क्या करते हैं, इससे पहले हमारे पास होते हैं, ये एक चीज़ होती है एंगुलर ब्रैकेट्स में हम लिखते हैं, हम कहते हैं टैग्स। क्या होते हैं, टैग्स होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हेडिंग जहाँ से स्टार्ट हो रही होती है उससे पहले लगाते हैं, खत्म कहाँ हो रही है, यहाँ पे,
यहाँ ख़त्म हो रही है हेडिंग, यहीं पे ख़त्म हो रही है ना, जहाँ पे मेरी हेडिंग ख़त्म हो रही है उसके एंड में हम लोग एग्जैक्टली वही टैग लगाते हैं। ये H1 था ना, ये एग्जैक्टली वही है, लेकिन एक चीज़ एक्स्ट्रा इसमें सिर्फ स्लैश, ठीक है। जो यहाँ से स्टार्ट, इसका मतलब होता है जिसमें स्लैश नहीं है कि हेडिंग मेरी स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे पता चल रहा है स्लैश की वजह से कि यहाँ पे मेरी हेडिंग ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके कोई आइकन वगैरह क्लिक नहीं करेंगे, हम कोड वाइज बताएंगे लिख के कि यहाँ से चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे ख़त्म हो रही है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, अगर ये हो गया तो अब यहाँ से मेरा पैराग्राफ स्टार्ट हो रहा है। पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो पैराग्राफ के लिए जो टैग यूज़ होता है वो P का टैग यूज़ होता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एग्जैक्टली सेम लिखेंगे, क्या चीज़ एक्स्ट्रा आएगी? स्लैश। तो अब यहाँ से पता चल रहा है कि मेरा पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। अगर मुझे कोई थर्ड हेडिंग भी डालनी है, एंड अदर हेडिंग, अब बताओ मैं क्या करूँ? क्या सिर्फ मेरे लिख देने से हेडिंग बन गई है? नहीं, क्या करना पड़ेगा? टैग ओपन करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगेन ये H1 ही रहेगा, ये इसका नाम चेंज नहीं होगा, ये अभी भी H1 ही रहेगा। दैट्स ऑल। अब जो मेरा पूरा वेब पेज है जो एक ब्राउज़र पे रन होता है, उसमें कितनी है? 2 हेडिंग्स हैं और एक पैराग्राफ है, ठीक है। तो इसमें जितनी भी हमारी कमांड्स होती है ना, वो किसके रेफरेंस से होती है? इन टैग्स से होती है। ये टैग्स किसके अंदर लिखे हुए होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स कहते हैं इनको, जो होता है ना, एक वो होता है राउंड ब्रैकेट्स होते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स होते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं। ये कौन से ब्रैकेट्स होते हैं? एंगुलर ब्रैकेट्स होता है। तो इसमें हमारी जितनी भी कमांड्स जा रही होती हैं वो क्या होती है? एंगुलर ब्रैकेट्स के थ्रू जा रही होती हैं। ये जो एंगुलर ब्रैकेट्स है ना, इनकी वजह से हम इनको क्या कह रहे हैं? कौन सी लैंग्वेज? मार्कअप लैंग्वेज। कि हर चीज़ हम मार्क्स के थ्रू बता रहे हैं। ये मार्क है, एंडिंग स्टार्टिंग मार्क है और एंडिंग मार्क है, ठीक है। क्लियर है? HTML स्टैंड्स फॉर व्हाट? हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? अच्छा, एक पेज से दूसरे पेज नहीं, एक किसी भी टेक्स्ट पे क्लिक करके दूसरे रिसोर्स। अच्छा, रिसोर्स सिर्फ ज़रूरी नहीं है आपका वेब पेज हो, आपकी कोई इमेज भी हो सकती है, कोई वीडियो भी हो सकती है, वेब पेज भी हो सकता है, ठीक है। तो हम जर्नल एक रिसोर्स का वर्ड यूज़ करेंगे, पेज बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। क्लियर है? परफेक्ट, वैसे सही आंसर था। बाकी मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है शयान? एग्जैक्टली, हम एंगुलर ब्रैकेट्स के थ्रू बता रहे थे, यहाँ से चीज़ स्टार्ट हो रही है, यहाँ पे खत्म हो रही है, इसको हम कह रहे हैं मार्कअप लैंग्वेज है, ठीक है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, अब हम बात करते हैं नीड ऑफ HTML पढ़ी क्यों। अच्छा, जब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पर आते हैं, हम करके देखेंगे, प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। पहले हम समझते हैं HTML के जो, मतलब हमारे पास MS वर्ड की फाइल्स हैं, नॉर्मल नोटपैड वाली फाइल्स हैं, तो हमें HTML फाइल्स की ज़रूरत पड़ी क्यों, कि ये क्यों बनी, हम इसलिए डिस्कस करते हैं थोड़ा। अच्छा, जब दुनिया में कंप्यूटर्स बने थे ना, तो कंप्यूटर के साइज बहुत बड़े बड़े होते थे, पता ना सबको, एक कमरे जितना पूरा एक सिस्टम होता था, राइट। उसकी जो कॉस्ट होती थी ना मेंटेनेंस, वो बहुत हैवी ड्यूटी होती थी। आप अगर देखो, अगर इतना बड़ा सिस्टम है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी कितनी ज़्यादा चाहिए, राइट। उसके लिए स्पेस बहुत ज़्यादा चाहिए, उसके जो मेंटेन करने वाले बंदे होंगे, ऑपरेट कर रहे होंगे, वो बंदे बहुत सारे चाहिए होते होंगे, और इस तरह से उसकी हर चीज़ बहुत एक्सपेंसिव होती थी, राइट। उसको, क्योंकि वो हीट बहुत पकड़ता था, उसका कूलिंग सिस्टम अलग होता होगा, राइट। तो ये बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं। अच्छा, अब वो जो सिस्टम होते थे ना, वो कनेक्टेड नहीं होते थे। हमारे तो पूरी लैब आपस में कनेक्टेड है, तभी सब मेरी स्क्रीन देख सकते हैं, राइट। लेकिन वो जो कंप्यूटर्स पहले जब बने थे, बिल्कुल वो सोलो सिस्टम होते थे, मतलब वो उनका एक सिस्टम है, दूसरा सिस्टम है, वो आपस में कनेक्टेड नहीं होते थे, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि 2 सिस्टम थे फॉर एग्जाम्पल, उनके पास बहुत बड़े बड़े, और कंप्यूटर ए है, कंप्यूटर बी है। अब कंप्यूटर ए ने क्या किया, कोई बहुत मुश्किल सा टास्क था उनका, पूरा दिन लगा के उन्होंने प्रोसेसिंग की, उन्होंने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, उसका आउटपुट भी आ गया। कंप्यूटर इज ऑल अबाउट व्हाट? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, ठीक है। तो उन्होंने इनपुट दिया कोई ना कोई, आउटपुट जो है जनरेट हो गया पूरा दिन लगाने के बाद, राइट। अच्छा, अब हुआ ये कि उन्होंने बोला कि मुझे ये जो आउटपुट आया है ना, मुझे सिस्टम बी पे भी चाहिए था, ठीक है, लेकिन अब वो दोनों सिस्टम आपस में कनेक्टेड है ही नहीं। तो अगर हमें सेम आउटपुट दूसरे सिस्टम पे चाहिए, उस कंप्यूटर में जो बहुत पुराना था, तो हमें क्या करना पड़ा था, सिस्टम बी पे भी वो पूरा टास्क अगेन रिपीट करेंगे, उसके बाद जाके वो एग्जीक्यूट होगा पूरा दिन लगा के अगेन, और उसके बाद आउटपुट जनरेट होगा। फॉर द सेम आउटपुट हमें दोनों सिस्टम पे एग्जीक्यूशन करनी पड़ी, राइट। लेकिन बेटर तरीका क्या होना चाहिए था कि एक सिस्टम में वो चीज़ एग्जीक्यूट की, अपना आउटपुट शेयर कर लेता, दूसरे के पास भी आ जाता, तो जो हमारी पूरे दिन की कॉस्ट थी ना प्रोसेसिंग, वो बच जाती, राइट। इलेक्ट्रिसिटी बच जाती, मेंटेनेंस बच जाती, जो स्कूलिंग हो रही है सब कुछ बच जाता हमारा, राइट। लेकिन वो सिस्टम आपस में कनेक्टेड थे ही नहीं, तो फिर क्या करना पड़ा था, हमें प्रोसेसिंग दोनों सिस्टम पे अलग अलग करनी पड़ती थी, राइट।
तो इसका हम लोगों ने फिर फाइनली सोल्यूशन क्या निकाला कि हम दोनों सिस्टम को कनेक्ट कर दें। कनेक्ट किस चीज़ के थ्रू करेंगे? नोट सर्वर क्या होता है? सर्वर तो कंप्यूटर होता है। दो कंप्यूटर्स की बात हो रही है। ब्लूटूथ सीरियसली नहीं, अगर हम लोग नॉर्मली नेटवर्क की बात हो रही है ना, दो सिस्टम को हम जब कनेक्ट करते हैं तो एक नेटवर्क क्रिएट होता है। नेटवर्क किस चीज़ से बनता है? किससे? व्हाट्स दैट? एनीवन? सिंपल केबल से कनेक्ट कर देंगे ना भाई। कितनी लॉजिक साइंस क्या है इसमें, ना ब्लूटूथ ना कोई पता नहीं क्या क्या। हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों सिस्टम को एक वायर से कनेक्ट कर देंगे। वायर से हम लोग जो हमारे भी नॉर्मली घर पे केबल आ रही होती है, वायर्ड होती है ना, वो भी एक केबल वायर ही होती है इंटरनेट की, राइट। तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने सोल्यूशन निकाला, हम दोनों सिस्टम को आपस में कनेक्ट कर देते हैं थ्रू अ वायर, राइट। तो दुनिया का सबसे पहला छोटा सा नेटवर्क था, वो क्या था, आउटपुट शेयर करने के लिए बना और सिर्फ दो सिस्टम्स के बीच में बना, राइट। अच्छा, फिर उन्होंने क्या बात की, जब दो सिस्टम्स हैं, हम अपनी लैब की बात करते हैं, हमारे जो पूरी लैब के सिस्टम कनेक्टेड है वो क्या है, वो भी एक वायर से कनेक्टेड है, राइट। अगर इनमें भी हम देखेंगे ना, पूरा कोई ना कोई वायर कनेक्शन होगा। दैट्स वाई वी कैन सी ईच अदर स्क्रीन। देख सकते हैं ना, हम लोग स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, स्मॉल लेवल का नेटवर्क जो लोकली चल रहा होता है, राइट, जिसमें कितने भी कंप्यूटर्स लगा लो, लेकिन लोकल है, पूरी दुनिया से कनेक्टेड नहीं है। पूरी दुनिया हमारी स्क्रीन नहीं देख सकती, सिर्फ जो हमारे कंप्यूटर कनेक्टेड है, हम सब आपस में सिर्फ वही देख सकते हैं। क्या नाम है इसका? लोकल एरिया नेटवर्क, लैन भी कहते हैं इसको, ओके। अच्छा, फिर इसके बाद उन लोगों ने क्या बोला, इंटरनेट, दुनिया आगे बढ़ती रही, थोड़ा सा नेटवर्क और बड़ा होता गया। पहले वो सिर्फ एक कंपनी में था, एक रूम में था, फिर वो क्या पहुंच गया, पूरे के पूरे सिटी में स्प्रेड हो गया, ठीक है। पूरे कराची में जितने भी सिस्टम थे उन्होंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल कनेक्ट कर दिया। इसको हम क्या कहते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सही है। फिर इससे भी जब आगे दुनिया प्रोग्रेस हुई, तो आज की जो दुनिया है वो क्या है, दुनिया का हर कंप्यूटर एक सिंगल वायर से कनेक्टेड है, राइट। ऐसा ही है, अगर हम लोग अपने घर में मेन कनेक्शन जो हमारा इंटरनेट का आ रहा होता है, वो हमेशा केबल नेटवर्क होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग अंदर वाईफाई कनेक्ट करें, ब्लूटूथ यूज़ करें, जो भी करें, लेकिन जो घर का मेन कनेक्शन होता है वो भी क्या होता है, हमेशा वायर बेस्ड होता है। तो आपकी पूरी दुनिया बेसिकली अगर एक दूसरे के डाटा शेयर कर सकती है, मैं कोई भी गूगल का पेज देख सकती हूँ, फेसबुक का पेज देख सकती हूँ, तो वो भी सिस्टम से किसी के उठकर आ रहे हैं ना। फेसबुक का सिस्टम अलग होगा, गूगल का अलग होगा, राइट। तो पूरी दुनिया क्या है, आपस में वाइडली कनेक्टेड है। इसको हम क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क, या वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं, WWW। इंटरनेट भी इसी का नाम है, राइट। कितने तरह के नेटवर्क्स पढ़े हमने, पहले लोकल एरिया नेटवर्क पढ़ा, उससे एक्सटेंड हुआ तो वो मेट्रोपॉलिटन पढ़ा, उसके बाद पूरी दुनिया में जब वो स्प्रेड हो गया तो उसको हम क्या कह रहे हैं, इंटरनेट कह रहे हैं, या WWW वर्ल्ड वाइड वेब। कोई प्रॉब्लम? ओके। अच्छा, अब तो हमने बात कर ली कि जब सब कनेक्टेड हो गए सिस्टम, तो डाटा शेयरिंग तो अलाउ हो गई। अब हम जो प्रोसेसिंग एक कंप्यूटर ने कर ली, दूसरे को करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आउटपुट शेयर कर देंगे हम सिंपली, राइट। लेकिन क्या, अगर जैसे फॉर एग्जांपल इसी लैब की हम बात करते हैं, तो जो दो सिस्टम्स हैं, कि डू आई वांट के जो है मेरे सिस्टम का जितना भी डाटा है वो सबका सब दूसरा सिस्टम भी एक्सेस कर ले। मतलब मेरे सिस्टम में मेरी अपनी जो इमेजेस भी होंगी, मेरी अपनी फाइल्स भी होंगी, क्या मैं चाहती हूँ जो दूसरा सिस्टम है वो मेरी हर चीज़ एक्सेस कर सके? नहीं ना, कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। अगर कनेक्शन है भी तो हर चीज़ तो मैं अलाउ नहीं करूँगी ना कि वो हर चीज़ एक्सेस कर ले, राइट। तो जो आपकी इन्फॉर्मेशन शेयरिंग है उसमें फिर हमें सिक्योरिटी चाहिए कि मेरी हर चीज़ एक्सेस नहीं हो, जो मैं चाहती हूँ कि मैं शेयर करना अलाउ करूँ, सिर्फ वो चीज़ शेयर हो, राइट। तो बेसिकली ये चीज़ किसके लिए बना था, कुछ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए बना था ना। तो उसके लिए फिर उन लोगों ने क्या बोला कि हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ ईजाद करते हैं, एक फाइल ईजाद करते हैं जिसको हम कहेंगे वेब पेज। क्या कहेंगे? वेब पेज। वेब पेज का काम क्या होगा, कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का होगा, कि वो कोई एक इन्फॉर्मेशन दूसरे पेज पे इन्फॉर्मेशन शेयर करे, बाकी सब चीज़ें मेरा क्या होगी, हिडन होगी, ठीक है। तो उसके लिए क्या बना था, हमें नीड ऑफ HTML पड़ी कि हम क्या करें, जो भी डाटा मुझे शेयर करना है मैं उसकी एक HTML फाइल क्रिएट करूँ, उससे मैं अलाउ कर दूँ कि वो कोई भी शेयर एक्सेस कर सकता है, इसके अलावा मेरी कोई चीज़ एक्सेस नहीं होगी, सही है। अच्छा, अब ये जो शेयर होगा ये भी किसी मीडियम के थ्रू शेयर होगा, मतलब कनेक्टेड तो हुआ है वायर के थ्रू, लेकिन उसके लिए भी होगा ना कि वो नज़र कहाँ पे आएगा। तो उसके लिए भी हमें वेब ब्राउजर्स चाहिए होते हैं, कि मेरे सिस्टम पे भी वेब ब्राउज़र होगा, जो सिस्टम ने देखना है उसके बाद भी वेब ब्राउज़र होगा। कोई भी क्रोम हो सकता है, फायरफॉक्स हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो सकता है, कोई भी क्या होना ज़रूरी है, वेब ब्राउज़र होना ज़रूरी है।
तो वेब ब्राउजर के ऊपर हम लोग क्या देख रहे होते हैं, कोई मेरी वेब पेज देख रहे होते हैं, सही। अच्छा, अब हम बात करते हैं किस चीज़ की। अब हम नेटवर्क हमें पता चल गया, हमने जो है केबल से कनेक्ट करना स्टार्ट किया, नेटवर्क्स क्रिएट हो रहे हैं। वेब पेज क्या होता है, ऐसी फाइल जिसमें हमने वो डाटा डाला हुआ है जो हमने शेयर करना है, जिसकी एक्सटेंशन क्या होती है, .html होती है, और उसको यूज़ करने के लिए HTML लैंग्वेज यूज़ होती है, ठीक है। ये जो वेब पेज क्रिएट करेंगे हम लोग किसके थ्रू करेंगे, HTML लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। अच्छा जी, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है वेब ब्राउज़र, वेब ब्राउज़र क्या आता है, ठीक है, जिसमें हम वेब पेज व्यू कर रहे हैं ना, उसको हम कह रहे हैं वो वेब ब्राउज़र है। क्लियर है ये भी। अच्छा, अब सिर्फ सर्वर की टर्म रह गए, सर्वर क्या होता है। अच्छा, सर्वर हम इसको कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो जिसने अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है ना, जैसे हम फेसबुक की बात करते हैं, फेसबुक का भी जो रखा हुआ है ना, सबको जो डाटा रखा हुआ है स्टोर हो रहा है, वो भी किसी सिस्टम पे ही रखा हुआ होगा, राइट। सिस्टम का मतलब क्या होगा, उसमें भी रैम होगी, प्रोसेसर लगा हुआ होगा, मेमोरी होगी उसकी, कोई ना कोई ये सब चीज़ें होती है ना। लेकिन जो उनके सिस्टम्स होते हैं वो हर जनरल पर्पज से ही होता है। जैसे हम तो अपने सिस्टम पे गेम भी खेल रहे हैं, वीडियोस भी देख रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं और ब्राउजिंग भी कर रहे हैं। लेकिन जो फेसबुक के जो सिस्टम्स होंगे, कंप्यूटर्स होंगे, वो स्पेसिफिक किस चीज़ के लिए होंगे, सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयरिंग के लिए होंगे। ओके, तो हम क्या बात कर रहे थे कि जो फेसबुक का जो कंप्यूटर होगा वो हर चीज़ करने के लिए नहीं होगा। उसमें कोई बैठ के गेम खेलना स्टार्ट कर दे तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन कौन भेजेगा, राइट। तो सारी उसकी मेमोरी तो जो है वो तो गेम में ही ज़ाया हो जाएगी, राइट। तो जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनका पर्पस ही क्या होता है, सिर्फ इन्फॉर्मेशन रखना और स्टोर करना, उनको प्रोसेस करके भिजवाना किसी की तरफ, राइट, उनको हम कहते हैं सर्वर्स, ठीक है। तो जो गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, इन सबके क्या होता है, जो सिस्टम यहाँ पे उनका पूरा डाटा रखा हुआ है वो क्या है, सर्वर्स कहलाता है, राइट। ओके, अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं स्टैटिक वर्सेस डायनामिक वेबसाइट्स। अच्छा, इनका फ़र्क ऐसे होता है, ये अभी क्लियर नहीं होता, जब हम सेकंड सेमेस्टर में आएंगे तब हम पढ़ेंगे डायनामिक वेबसाइट्स क्या होती है। अभी हम सिर्फ इतना समझ लेते हैं कि कोई भी ऐसी वेबसाइट जिसमें डाटा स्टोर नहीं होता उसको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट, जिसमें डाटा स्टोर होता है वो होती है डायनामिक वेबसाइट्स। इसके एग्जाम्पल जैसे कोई एक स्कूल है, कोई भी एक स्कूल है, उसने अपनी वेबसाइट बनाई है, उनकी वेबसाइट पे क्या होगा, उनके स्कूल की डिटेल्स लिखी हुई होंगी, उनकी इमेजेस लगी हुई होंगी, उनके कमेंट्स लिखे हुए होंगे, राइट। तो जितनी भी चीज़ें फिक्स हुई हुई ना को मतलब हमें नज़र आ रही है, हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, कुछ भी फॉर्म फिल करके स्टोर नहीं करवा सकते, इसको हम कह रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट है, ठीक है। डायनेमिक वेबसाइट्स क्या होती है, जिसमें कोई भी डाटा स्टोर हो रहा हो। जैसे हम फेसबुक एग्जाम्पल लेते हैं, हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, नेक्स्ट टाइम जब हम आते हैं तो वही लॉग इन यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो वो लगता है, तो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा, तभी तो वो वेरीफाई होकर हमें एक्सेस देता है, तो कहीं ना कहीं स्टोर हुआ होगा। इसके अलावा हम स्टेटस अपलोड करते हैं, अगर मैं 10 डेज़ के बाद भी अपना फेसबुक लॉगिन करूँ तो वो स्टेटस रहेगा या उड़ जाएगा, रहेगा, राइट। तो इसलिए क्या है, कहीं ना कहीं जाके तो वो स्टोर हो रहा है तो हम उसे दोबारा देख सकते हैं ना। या हम अपनी ईमेल्स चेक करते हैं, ईमेल्स अगर हम 10 दिन बाद भी खोलेंगे तो वो ईमेल्स हमें वहीं पे दिखेंगी सारी की सारी, तो वो भी कहीं ना कहीं स्टोर हो रही है। तो जो फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया या जीमेल हो गया, ये सब क्या है, डाटा स्टोर कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, डायनामिक वेबसाइट्स हो गई। और कोई ऐसी वेबसाइट जो हमारा डाटा स्टोर नहीं करती, सिर्फ हम देखते हैं, खत्म हो जाती है बात, उनको हम कहते हैं स्टैटिक वेबसाइट्स, सही है। ओके, अच्छा, वेब पेज और वेबसाइट में क्या फ़र्क होता है ये हम थोड़ा डिस्कस करें, तो फिर हम फाइनली कोड की तरफ आएंगे। वेब पेज होता है, जैसे अगर हम फेसबुक की ही बात करें तो जैसे हमने लॉगिन कर लिया ना तो होम का पेज दिखता है, राइट। मैं किसी और लिंक पे क्लिक करती हूँ तो दूसरा वेब पेज खुलता है, राइट। मैं कॉन्टैक्ट का पेज खोलूँगी तो दूसरा थर्ड पे वेब पेज खुलेगा। तो वो क्या है, बहुत सारे वेब पेजेस हैं जिनमें कलेक्शन मिलके पूरी फेसबुक बनाती है, ठीक है। तो अगर हम एक ही पेज की बात करेंगे जो हम व्यू कर रहे हैं टाइम, तो वो वेब पेज होता है। जब उनको पूरा मिला देंगे ना, बहुत सारे वेब पेजेस को हम कनेक्ट कर देंगे, उनको हम कहते हैं वो वेबसाइट है। क्या फ़र्क होता है वेब पेज और वेबसाइट में, एनीवन? एग्जैक्टली, अगर हम सिर्फ एक ही पेज की बात कर रहे हैं तो वो वेब पेज है, अगर हम सबको लोग कनेक्ट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगी, वो वेबसाइट बन जाएगी, ठीक है। ये बहुत सारी कहानियाँ होगी। अब हमने क्या करना है, सिंपली प्रैक्टिकल पे मूव करना है ताकि हमारा टाइम बचे। आप लोगों ने करना क्या है, विंडोज़ के आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे लिखना है विजुअल स्टूडियो कोड, ठीक है। ये ब्लू कलर का आइकन होगा, अभी पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, इसमें मैं क्लिक करूँगी, खुल जाएगा।
ठीक है, तो इस तरह से एक पूरी विंडो खोली है, मैं कलर थीम चूज़ कर रही हूँ, मुझसे थोड़ी थोड़ी डिटेल्स पूछेगा, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम खोला है। नेक्स्ट सेक्शन, बिल्कुल यस, नेक्स्ट सेक्शन। ठीक है, तो इस तरह की आप लोगों की विंडो खुली होगी ब्लैक कलर, क्योंकि मैंने व्हाइट कलर की थीम चूज़ की तो मेरी व्हाइट है, आप लोगों की ब्लैक हो गया, अगर है भी तो नो प्रॉब्लम, देखने में सेम है। खुल गया सबका वीएस कोड, दोनों नाम है इसके, विजुअल स्टूडियो कोड एंड वीएस कोड। अच्छा, अगर कोई फाइल्स बनी भी होंगी ना इस तरह से, वीएन से कनेक्ट करो, अगर कोई इस तरह से फाइल्स खुली हुई ना जिसमें कुछ ना कुछ लिखा हुआ है तो उनको क्रॉस कर दे जाओ, सबको, बहुत सारी चीज़ें होंगी उन सबको क्रॉस कर दो सिंपली। अच्छा, इसमें आप लोगों ने क्या करना है, बिस्मिल्लाह, फाइल पे जाना है, वीएन से कनेक्ट किया हुआ है सबने, फाइल पे जाके मैं क्या कर रही हूँ, न्यू फाइल पे जा रही हूँ। अच्छा, क्योंकि हम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, बार बार HTML की फाइल्स ही सेव करनी पड़ेंगी, तो डेस्कटॉप पे अपना एक फोल्डर बना लो, जिसे हम मैं कह देती हूँ फॉर एग्जाम्पल वजह HTML। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैंने जो है यहाँ पे क्या किया था, मैं दोबारा करके दिखा देती हूँ। मैं फाइल पे गई थी, न्यू फाइल, इस तरह से विंडो खुल गई है। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, हम जब भी फाइल क्रिएट करते हैं फाइल को सेव करना होता है। डोंट फॉरगेट दिस स्टेप, अगर उसके आगे कोई भी चीज़ चलेगा नहीं शॉर्टकट, अगर हमने फाइल सेव नहीं की हुई होगी। तो मैं सेव कर रही हूँ डेस्कटॉप पे, जो मेरा फोल्डर था मैं उसके अंदर आके अपनी फाइल फोल्डर चूज़ कर लिया। यहाँ पे हम उसे नेम दे रहे होते हैं, मैं यहाँ पे मैं कोई भी नाम दे सकती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ वजह डॉट HTML, या मैं क्लास वर्क दे देती हूँ, मुझे तो सबको शेयर करनी होगी, आप लोग तो अपना नाम डॉट HTML लिखोगे। ठीक है, आगे डॉट HTML लगाना ज़रूरी है। ठीक है, ये हमें खुद से लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा एंड में? ठीक है, उससे पहले का जो भी है वो आपका फाइल नेम है, एंड की जो डॉट HTML हमने लिखा है फाइल एक्सटेंशन बता रहा है। मैं अगर इसे सेव करूँ तो इसका आइकन चेंज हो गया, पर ये 2 एंगुलर ब्रैकेट बने हुए आ रहे हैं। ठीक है, ये मार्कअप का सिंटेक्स था ना, तो इसका मतलब ये है कि आपके HTML की फाइल सेव हो चुकी है। इतना काम करो, डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाओ, उसके अंदर अपना क्या करोगे, फाइल सेव करोगे। अच्छा, अब हमारी जब HTML की फाइल बन चुकी है तो बेसिकली हमारा एक वेब पेज बन चुका है, लेकिन ये एम्प्टी है तो कुछ भी है नहीं इसमें। अच्छा, सबसे पहले हम गौर से देखना मैं क्या कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ कौन सा सिंबल लगाया मैंने, ये एक्सक्लेमेटरी का सिंबल कहते हैं। ये आता है किससे, Shift+1 की की से आता है। Shift+1 की प्रेस करेंगे तो आएगा, मैंने इसे लगा के एंटर प्रेस किया तो कोड ऑटोमेटिकली आ गया। करो ये काम, एक्सक्लेमेटरी का सिंबल और एंटर। अच्छा, हम जब भी, हमने MS वर्ड में भी पढ़ा था, हम जब भी अपनी फाइल में कोई ना कोई चेंजेस करते हैं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि हम क्या करें, फाइल को दोबारा से सेव कर लें। अब वो सेव करने की लोकेशन नहीं पूछेगा, उसी जो फाइल सेव हुई है उसी का हमारा जो नया कंटेंट हमने ऐड किया ना उसको डाल के स्टोर कर देगा। तो इस सारे को लिखने के बाद मैंने Ctrl+S कर दिया, या फाइल पे जाके अगेन सेव प्रेस कर दिया। ठीक है, अब हम समझते हैं ये है क्या। हमने क्या बात की है कि हमारे जो HTML की फाइल है वो कौन सी लैंग्वेज है, मार्कअप लैंग्वेज है। उसमें जितनी भी कमांड्स होती है वो मार्कअप के थ्रू दी जाती हैं, राइट। तो इसके ऊपर तो हम बाद में आते हैं, लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दूं ताकि हम इसे समझ सकें, तो मैं ये सब हटा देती हूँ, सिर्फ ये रहने देती हूँ, राइट। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि हमारा ये जो वेब पेज है इसमें जो पहला सिंटेक्स लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है क्या, पहले से पढ़ो। डॉक टाइप HTML, लेकिन इससे पहले एक्सक्लेमेटरी का भी सिंबल है, डोंट फॉरगेट दैट एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स में एक्सक्लेमेटरी का सिंबल, डॉक टाइप और HTML, ये क्या बता रहा होता है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं। अच्छा, हम कोई भी लैंग्वेज हम बात करें ना तो उसके वर्जन आते हैं। हम जैसे विंडोज़ हम पढ़ रहे थे, विंडोज़ के मल्टीपल वर्जन से, विंडोज़ 7 थी, फिर विंडोज़ 8 आई, विंडोज़ 10 आई और विंडोज़ 11 आ चुकी है, राइट। तो इस तरह से जितनी भी लैंग्वेजेस होती है ना उनके भी वर्जन होते हैं, वो प्रोग्रेस कर रही होती है विद टाइम। तो HTML के बहुत सारे वर्जन हैं। जो लेटेस्ट HTML का वर्जन चल रहा है ना वो HTML का 5 वर्जन चल रहा है। पहले कभी 1 आई होगी, फिर 2 आई होगी, 3 आई होगी, हमें उन सबसे गर्ज नहीं है। हमारा कोर्स कौन सा वाला है, HTML 5 का है, राइट। तो ये जो पहली लाइन लिखी हुई है ना ये सिर्फ वर्जन बता रही होती है कि जो हम वर्जन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, HTML का 5th वर्जन यूज़ कर रहे हैं जो लेटेस्ट है। क्लियर है? क्या करिए वही लाइन अंशरा बताएगी, किस चीज़ का वर्जन, किसका वर्जन 5 यूज़ कर रहे हैं, HTML का। ठीक है, हम HTML का 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। हमारी जो फर्स्ट लाइन है डॉक टाइप HTML ये बता रही है, ओके। अच्छा, हम कहते हैं जो HTML की फाइल है ये पूरा एक वेब पेज क्रिएट किया है हमने। तो ये जो फर्स्ट सिंटेक्स है ना, अगर मैं सब हटा दूँ अंदर का,
तो ये हमारा कोई स्टार्टिंग टैग है और ये हमारा एंडिंग टैग है। ये डिफरेंस था ना कि स्टार्टिंग और एंड बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ एक स्लैश का फ़र्क होता है। ठीक है, तो जो HTML का टैग है, इसे हम टैग कह रहे हैं। HTML का जो टैग है ये क्या बता रहा है कि यहाँ से मेरा वेब पेज स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो जब मेरा वेब पेज स्टार्ट यहाँ हो रहा है और एंड यहाँ हो रहा है, तो है ही मेरा वेब पेज। तो मुझे जितना भी कोडिंग करनी होगी, जितना भी काम करना होगा, पहले वो हेडिंग लिखनी है, पैराग्राफ लिखना है, इमेज लिखना है, वो सब क्या आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, इसके नीचे मैं कुछ नहीं लिख सकती अपना, नॉट अलाउड। इसके ऊपर भी मैं कुछ भी अपना नहीं लिख सकती, नॉट अलाउड। क्लियर है, क्योंकि मेरा वेब पेज यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ खत्म हो रहा है, मेरा जितना भी काम होगा वो डायरेक्टली इसके अंदर आएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है, ओके। अच्छा, अब ये जो HTML है ना, ये स्टार्ट और एंड हो रहा है, इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं सिर्फ, विच इज़ हेड एंड बॉडी। इसको मैं थोड़ी देर के लिए हटा देती हूँ, दोबारा लिख लेंगे। अगर हम लोग अब HTML के अंदर देखें, इसके ना सैंडविच हुआ हुआ है सब कुछ। हेड स्टार्ट हो रहा है और हेड ख़त्म हो रहा है, बॉडी स्टार्ट हो रही है और बॉडी ख़त्म हो रहा है। ठीक है, जितनी भी चीज़ें होती हैं हमेशा इसी पेयर में आती हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग। ये कौन सा, इस टैग का नाम क्या है? हेड, हेडिंग नहीं, हेड। और इस टैग का नाम क्या है? बॉडी। ठीक है, तो पहले हमें डॉक टाइप HTML बताया, वर्जन नंबर। HTML से बताया वेब पेज स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। HTML के अंदर भी ना मैं अपना टेक्स्ट नहीं लिख सकती। अगर मुझे हेडिंग लिखनी है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे नहीं लिख सकती अभी भी। HTML के अंदर सिर्फ दो चीज़ें अलाउड है, कौन कौन सी? हेड टैग और बॉडी का टैग। क्लियर है ये भी? अच्छा, अब ये दोनों का मकसद क्या है? हेड टैग किस लिए यूज़ होता है, बॉडी टैग किस लिए यूज़ होता है, हम ये समझते हैं। आपका जितना भी कंटेंट जो आपके वेब ब्राउज़र पे नज़र आएगा ना, जितना भी कंटेंट वेब ब्राउज़र पे हमने दिखाना है, वो सब आता है बॉडी के अंदर। अब अगर मैं हेडिंग की बात करूं, पैराग्राफ की बात करूं, इमेजेस की बात करूं, किसी वीडियो की बात करूं, वो सब हम कहाँ देख रहे होते हैं? वेब ब्राउज़र पे देख रहे होते हैं ना, तो वो सब चीज़ें कहाँ आएंगी? बॉडी के अंदर आया करेंगी। ठीक है, अब हेड के अंदर क्या होता है? हेड के अंदर हम सिर्फ डिटेल्स बता रहे होते हैं। जैसे ये जो मेटा है ना, मेटा होता है डाटा ऑफ डाटा। जैसे हमारा जो पूरा वेब पेज है, इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। कैरेक्टर सेट जो होता है, जैसे हम अपने कीबोर्ड में देखें तो अल्फ़ाबेट्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स होते हैं, सिम्बल्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, राइट। तो मेटा बता रहा है कि हम अपने वेब पेज में सारे सिम्बल्स करेक्ट कर, जितने भी सिम्बल्स हैं कीबोर्ड वाले में सारे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और टाइटल क्या करता है हम देखते हैं थोड़ी देर में। ये कहीं नज़र आ रहा होता है लेकिन डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा होता वेब पेज में, कहीं आगे पीछे नज़र आ रहा होता है। अब हमने क्या लिखना था? हेडिंग डालनी थी। तो हमने क्या हेडिंग डालनी सीखी हुई है। कौन सा टैग था हेडिंग डालने के लिए? H1 का टैग था। अच्छा, वहाँ पे हम लोगों ने जब लिखा था ना, तो हमें एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने पड़े थे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मुझे यही हेडिंग डालनी है, तो मैं क्या कर रही हूँ, उसे कॉपी कर रही हूँ, आप लोग लिख भी सकते हो। हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करें? विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमें शॉर्टकट देता है। जैसे हमने एक्सक्लेमेटरी एंटर किया तो पूरा कोड लिखा हुआ आ गया था, राइट। हमें खुद से लिखना नहीं पड़ा। अगर वो नहीं लिखा हुआ था हमें खुद से टाइप करना पड़ता। तो यहाँ पे अगर आपने कोई टैग लिखना है ना, तो उसका नाम क्या है? H1 था हेडिंग का। मैंने एंगुलर ब्रैकेट के बगैर सिर्फ H1 लिखा और मैंने एंटर किया, तो वो उसे खुद ही कंप्लीट कर देता है। उसका स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, एंगुलर ब्रैकेट सब खुद ही लगा देगा। अब मैंने इसके बीच में आके एंटर किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज सम हेडिंग, बन गई हेडिंग। अब मुझे पैराग्राफ डालना है, तो क्योंकि मुझे अकेले वो वेब ब्राउज़र पे दिखाना है, तो वो बॉडी के अंदर आएगा। कौन सा, मैं क्या लिखूँ यहाँ पे? ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट के बगैर मैं सिर्फ P लिख के एंटर करूँगी तो वो पैराग्राफ का टैग बन गया, दिस इज सम पैरा। ठीक है, तो अभी हम इतना ही रखते हैं। हमने क्या किया, एक हेडिंग बनाई है, एक पैराग्राफ बनाई है। अब हम इसको अपने ब्राउज़र पे देखते हैं, क्योंकि जो वेब पेज है नज़र कहाँ पे आता है? वेब ब्राउज़र पे आता है ना। तो वेब जितने भी हम वेब पेजेस बना रहे होंगे ना, उसको यूज़ करने के दो तरीके होते हैं। पहली चीज़ क्या, उसके हम कोडिंग, इसको हम कोडिंग कहते हैं। हम कोड कर रहे हैं कहाँ पे? विजुअल स्टूडियो कोड पे। फाइल हमने कहाँ सेव की थी? यहाँ पे। अच्छा, पहले सबसे एक चीज़ मेक श्योर करें ना, आप जब ये खोलोगे ना, तो व्यू पे आके ये चीज़ चेक हुई भी हो। ठीक है, घर पे भी आप लोगों ने करना है, यहाँ पे भी आपने करना है। क्या? फाइल नेम एक्सटेंशन। अगर मैं नहीं लिखूंगी ना, अनचेक कर दूंगी, तो मेरा सिर्फ फाइल का नेम लिखा हुआ आएगा, तो HTML लिखा हुआ नहीं आ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ये दिखा दिया, ताकि मुझे मेक श्योर हो जाए मेरी HTML की ही फाइल आई है। व्यू पे जाके फाइल नेम एक्सटेंशन ये चेक हुआ हुआ हो, अनचेक नहीं हो। ठीक है, तो मेरी फाइल की एक्सटेंशन और HTML नहीं लिखी हुई आ रही है। अच्छा, अगर मैं इसे डबल क्लिक करूँगी ना, तो ये कहाँ खुलेगी? विजुअल स्टूडियो कोड पे खुलेगी बाय डिफॉल्ट। एक मिनट, वो खुली हुई ऑलरेडी, तो वो खोल देगा। यस रिमेंबर माय चॉइस, तो यहीं पे खोलेगा।
अब मुझे सिर्फ ब्राउज़र पे दिखाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे राइट क्लिक करना है फाइल पे, ओपन विथ क्रोम। यही सब कुछ लिखा था मैंने अपनी बॉडी के अंदर, हेडिंग और पैराग्राफ, राइट। तो अब हमारा वेब पेज कहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो जब हमने इसको एडिट करना होगा ना, मैं बोलूँगा मुझे जैसे सब हेडिंग नहीं लिखना, सिर्फ हेडिंग रहने देना है, तो चेंजेस कहाँ पे करूँगी मैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर इसकी जो हेडिंग 1 थी इसमें चेंजेस करूँगी, राइट। लेकिन जब मुझे डिस्प्ले करना होगा तो मुझे कहाँ करना है, यहाँ पे आके रिफ्रेश करना होगा। करो ये काम, ओके। अच्छा, हम ये कर रहे थे, हमने बात की कि जितना भी काम हमने किया है वो बॉडी के अंदर किया है। हमारा टाइटल का जो टैग था ये हमने मिस किया था अभी, कि हम इसे बाद में समझेंगे। इसमें अभी क्या लिखा हुआ है, डॉक्यूमेंट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ वजीहा, तो ये नज़र कहाँ आता है। अगर मैं वेब ब्राउज़र, अगर ब्राउज़र अपना रिफ्रेश करूँ तो यहाँ पे तो कहीं भी लिखा हुआ नहीं आया वजीहा। कहाँ नज़र आया, कोई गेस करे, नज़र आ रहा है कहीं वजीहा लिखा हुआ? एग्जैक्टली। तो ये जो टैब है ना, इनको हम कहते हैं टैब्स। अगर मुझे यहाँ पे प्लस करना हो तो न्यू टैब खोलना पड़ता है। पता है ना टैब्स क्या होता है, ब्राउज़र की टर्म है एक, राइट। तो मैं क्लोज कर देती हूँ। तो ये जो हमारा वेब पेज जिस टैब पे खुला हुआ है उसका जो टाइटल है ना, वो यहाँ पे नज़र आ रहा होता है, इस टैग से हम हैंडल कर रहे होते हैं। यहाँ पे मैं लिख दूँगी क्लास वर्क। तो यहाँ पे अगर मैं आके यहाँ पे चेंजेस करने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, हर बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। रिफ्रेश करने के बाद मेरा टाइटल चेंज हो गया, ठीक है। तो जो वेब ब्राउज़र है ना, बेसिकली जो हमारा वेब पेज नज़र आ रहा है वो इस विंडो में नज़र आ रहा है पूरा का पूरा। तो ये जो टैब है डायरेक्टली हमारे वेब पेज का पार्ट नहीं है, इनडायरेक्टली पार्ट है, टैब का टाइटल है। दैट्स वाई इसको हम कह रहे हैं ये बॉडी के अंदर नहीं है, ये हेड के अंदर है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, टाइटल टैग के अंदर अपना नाम लिखना है। मुझे बहुत स्पेस कंज्यूमिंग हो जाएगा तो मैं इसको एक ही लाइन पे रहने देती हूँ। मैं समझाने के लिए लाइन पे लिख रही थी। अच्छा, बस आप लोगों ने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि ना ये गलतियाँ नहीं करनी है। जो स्ट्रक्चर, जो स्टार्टिंग में अगर मैं इसे दोबारा से ये करके हटाऊँ, एक्सक्लेमेटरी दिस, ये जो स्टार्टिंग में जो कोड लिखा हुआ आता है ना, जो हमने कहा था, हमने समझा है कि HTML का वेब पेज कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, हेड क्या होता है, बॉडी क्या होता है, राइट। इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर कोड। क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर कोड। ये आपने कभी भी हटाना नहीं है, ठीक है। आपने जितनी भी चीज़ें लिखनी है, अगर आपने टाइटल चेंज करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था वजीहा, तो मैंने वो इसी में चेंजेस किए हैं। बॉडी के अंदर आके मैंने क्या किया, H1 जैसे दिस सम हेडिंग और सम पैरा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसके अंदर आके काम किया है, मैंने कुछ भी हटाया नहीं। अगर मैंने गलती से ये रहने दिया और ये हटा दिया गलती से, फॉर एग्जांपल, दिस इज़ रॉन्ग। आपको ब्राउज़र पे फ़र्क नज़र ना भी आए, लेकिन जब आपका वेब पेज बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा ना, तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। तो आपने मेक श्योर करना है कोई लिखी लिखाई चीज़ नहीं हटानी है आपने गलती से भी। इसी तरह से जैसे अगर मैंने यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट की थी और वो गलती से मैंने यहाँ पे ख़त्म कर दी, तो अब क्या आ रहा है, ये हेडिंग का पार्ट बन गया, ये भी तो पूरा पैराग्राफ हेडिंग का पार्ट बन गया, विच इज़ नॉट अलाउड, ठीक है। तो आप किसी चीज़ को दूसरी के अंदर सैंडविच करके नहीं डाल सकते, हर चीज़ को नहीं डाल सकते। तो मुझे जहाँ पे हेडिंग खत्म हो रही है प्रॉपरली ख़त्म करनी है, और स्लैश डालना वगैरह कुछ भी नहीं भूलना, ठीक है, वरना मसले होंगे। ओके, ये तो हमने समझा हुआ था। मैं इसको एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लूँ, वही सब कुछ है, मैंने दोबारा लिख दिया कोड। अब हम आते हैं अपने टैग्स के ऊपर। अब तक हमने कितने टैग्स पढ़े, सिर्फ 2 पढ़े। HTML क्या था फिर, HTML में तो टैग था ना, कितने टैग्स पढ़े, HTML, देन उसके ना 2 डायरेक्टली कौन कौन से टैग्स होते हैं, हेड एंड बॉडी। हेड के अंदर हम लोगों ने कौन सा 2 टैग्स पढ़े, एक तो टाइटल का, दूसरा था मेटा, ठीक है, वो लिखे लिखाया आता है, मैं लिखना नहीं पड़ता। बॉडी के अंदर हम लोगों ने 2 टैग्स पढ़े हैं, कौन कौन से, H1 एंड P फॉर पैराग्राफ, ठीक है। अच्छा, हम बाकी टैग्स के नाम समझते हैं, क्योंकि इसमें सारे काम टैग बेस्ड ही हैं, तो बहुत सारे टैग्स हम जितने हम कवर कर सकते हैं आज की क्लास में करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास तक जाएंगे। हेडिंग के कितने टैग्स हैं यहाँ पे, H1 till H6 है, हमने सिर्फ एक ही पढ़ा। तो अगर हमने कोई मेन हेडिंग डालनी होती है ना, तो हम उसके लिए H1 ही लिखते हैं, दिस इज अनदर हेडिंग, राइट। लेकिन अब मुझे इस हेड 1 के जो मेन हेडिंग है इसकी सब हेडिंग बनानी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ तो ये अगेन हमारी उसी तरह की मेन हेडिंग है। अगर मुझे इसकी सब हेडिंग बनानी हो तो उसके लिए हम कौन सा टैग यूज़ कर सकते हैं, H2, दिस इज सब हेडिंग, H6 तक होता है, ठीक है। तो ये जो हेडिंग है ये उसकी सब हेडिंग है, तो वो थोड़ी छोटी भी है साइज में, राइट।
तो ये H1 H2 H3 H4 H5 H6 तक होते हैं, तो बाकी आप लोग खुद से घर पे ट्राई करना। मैं सिर्फ H1 2 और 6 दिखा रही हूँ। सबसे स्मॉलेस्ट कितनी होती है, स्मॉलेस्ट हेडिंग, ठीक है। बीच में 3 4 5 6 सब अलाउड है, ये सबसे छोटी हेडिंग होती है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हेडिंग के हमारे पास कितने टैग्स हैं, क्या नाम होते हैं उनके, 1 2 3 4 होते हैं बस। एग्जैक्टली H1 H2 H3 until H6, नॉट सिर्फ 1 2 3 4 5 6। ओके, अच्छा पैराग्राफ के लिए हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी, हम बाकी देखते हैं और क्या पैराग्राफ में देखते हैं, ब्रेक हम बाद में देखते हैं। बोल्ड और इटैलिक पर आते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास लिखा हुआ है ये, अच्छा जैसे हम लोग वहाँ पे रैंडम टैग्स लगाने के लिए क्या कर देते हैं, MS वर्ड में इक्वल्स टू RAND और ब्रेकेट्स लगा देते तो रैंडम टैग्स आ जाता था। यहाँ पे अगर मुझे पैराग्राफ रैंडमली फिल करना है ना, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना पड़ेगा, LO, लॉरियम कहते हैं इसको। मैं जैसे इसे लिखा है मैं एंटर करूँगी तो ऑटोमेटिकली मुझे टेक्स्ट डाल देगा। अच्छा इसने मुझे ना क्योंकि बड़ा टेक्स्ट था ये हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल दिखा दिया। अच्छा पहले सिर्फ इतना करो, ये H6 तक डालो और एक पैराग्राफ में जिसमें लॉरियम है वो लिखो, मैं बताती हूँ फिर क्या करना है। सब कह रहे हैं ना कितना बड़ा आ रहा है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल की वजह से आ रहा है। ऐसे आप वापस से करोगे तो ये वापस भी आ जाएगा। इसको ठीक करने का तरीका होता है, फाइल पे जाओ, फाइल के अंदर प्रेफरेंसेस सेटिंग्स, ठीक है, फाइल प्रेफरेंसेस सेटिंग, इसमें डायरेक्टली सर्च कर लो रैप टेक्स्ट, WRAP रैप। तो ये जो फर्स्ट चीज़ दिखाएगा ना इसको आपने करने देना ऑन। अभी भी ठीक नहीं हुआ, सेकंड वाले को भी ऑन कर दो, अब भी ठीक नहीं हुआ, थर्ड वाले को भी ठीक कर देते। क्या है वर्ड रैपिंग इंडेंट, पहले तो ठीक हो जाता था, मैंने चेंजेस किया। एक मिनट रुकना, कंट्रोल सैनिटेशन और अप्लायंस गार्डन, क्या है क्यों नहीं सेव हो रहा, एक मिनट रुकना। नहीं ठीक हुआ ये रैप टेक्स्ट एडिट, नहीं ठीक हो रहा है यार, क्या मसला है। We already did that. Can I search on off? इसकी भी एक अपडेट आई हुई थी शायद, अपडेट से ठीक हो, स्क्रीन रीडर ऑप्टिमाइज्ड। एक मिनट, आई यूजिंग स्क्रीन रीडर अपडेट करना। तुम लोग अपने पास सेटिंग्स प्रेफरेंसेस सिंपल वाला करना, मेरी कोई और सेटिंग हिली हुई थी। किसी का नहीं हो रहा तो नीचे कुछ लिखा हुआ होगा ऑप्टिमाइज, ऑप्टिमाइज स्क्रीन रीडर ऑप्टिमाइज, यहाँ पे नीचे देखना ब्लू कलर की जो विंडो है उस पर क्लिक करके यस कर दो। नो करना, नो करना है। मैंने सब चेंजेस किए हैं तो मैंने इसे कंट्रोल एस करके सेव किया, रिफ्रेश करके देखते हैं अपना वेब पेज, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ओके हम अपने डिफरेंट टैग्स पढ़ रहे थे, हमने एक्चुअली पढ़ना था कौन सा, बोल्ड का टैग। तो हम चूज़ कर लेते हैं कोई भी टैग, जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉलर लिखा हुआ है ना, मैं चाह रही हूँ ये बोल्ड होकर नजर आए। अभी तो ये बिल्कुल कॉमन सा बोल्ड डॉलर लिखा हुआ है, अगर हमने इसको बोल्ड करना हो तो इसका टैग क्या होता है, मैं इसे हटा रही हूँ, कंट्रोल एक्स कर रही हूँ। बोल्ड के लिए टैग लगाते हैं हम बी का, बी लिख के एंटर किया, लग गए एंगुलर ब्रेकेट्स खुद से, स्टार्टिंग एनी टैग, इसके बीच में मैंने आके पेस्ट कर दिया, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, सेव करके रिफ्रेश किया, बोल्ड हो गया ये डॉलर, ठीक है। जिस चीज़ को हमने बोल्ड करना है उसके स्टार्टिंग और एंड से पहले हमने क्या लगाना है, बी का टैग लगाना है, दैट विल मेक इट बोल्ड,
ठीक है, किसी चीज़ को इटैलिक करना है, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो वर्ड है जो मुझे नहीं पता क्या लिखा हुआ है, इसको इटैलिक करना है तो मैं क्या करूँगी, आई का टैग से इटैलिक होता है, सेव किया और रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो इटैलिक हो गया, थोड़ा 10 सा 13 लिखा हुआ आ रहा है, राइट। अंडरलाइन के लिए कौन सा यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डॉलर को क्या किया था, बोल्ड किया था, मैं चाहूँ डॉलर को ही मैं अंडरलाइन भी कर दूँ, तो इसके अंदर आके मैं क्या करूँगी, यू का टैग स्टार्ट करूँगी, ठीक है। तो ये पहले स्टार्ट हुआ था तो एंड में ख़त्म होगा, ये अंदर स्टार्ट हुआ है तो ये अंदर ही ख़त्म होगा, इसके बीच में आके मैंने पेस्ट कर दिया डॉलर, तो अब ये डॉलर बोल्ड भी हो गया और अंडरलाइन भी हो गया। करो तीनों चीज़ें, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन।